इस तरह के आपको मालूम है कि बजट हमारा 2026-27 के माली साल का बजट अनाउंस हो चुका है। तो आज हम इसी बजट के ऊपर बात करने के लिए ब्रेवो स्टेट पे इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त ना 7E में आई है सामने IMF, ना FED में सामने आई है। अभी इन्होंने रेट्स कम कर दिए हैं। अभी इन्होंने 236C और 236K कम कर दिया है। अभी स्टैम्प ड्यूटी पे डिस्कशन हो रही है। ऑल दो जितनी टैक्सेशन थी वो सारी कम हो गई है। ये 2 साल जो है ये पाकिस्तान में रियल एस्टेट के साल कंसिडर होंगे और इतना काम का वॉल्यूम होगा। आई एम 100% श्योर कि आई एम श्योर वो दौर आने वाला है जब आपको याद होगा कि एक रेडी वाला भी डीलर था, एक दुकानदार भी डीलर था। खान साहब के दौर में तो 6,000 अरब रुपए की कलेक्शन थी फ्रॉम रियल एस्टेट कि आपके पाकिस्तानी बैंक्स में जो फिक्स्ड डिपॉजिट पड़े हुए थे वो 17 ट्रिलियन रुपीस पड़े हुए। अभी 9 से 10% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेसेस ना होने के बराबर है और यहाँ पे कारोबार आपके सामने जिस तरह के हो रहे हैं, अभी की फिगर्स ये हैं कि 37 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो बैंक्स में पड़े हुए हैं। आपकी इंडस्ट्री सारी आपकी बंद पड़ी है और सेक्टर को नहीं, लोगों ने पैसा इजी मनी सिर्फ और सिर्फ रियल जी ऐसे ही DHA लाहौर में क्लाइंट सबसे सेफ भी है और एट द सेम टाइम यहाँ पे पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा। फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको क्या रिकमेंड करेंगे? फेज 7 की फाइल भी फिर रही हैं, फेज 10 की भी है, 9 की भी है। आप कौन सा एरिया रिकमेंड करते हैं कि कौन सी फाइल इस टाइम पे हमें बाय करनी चाहिए? कि बयाना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, टोकन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पार्टीज के साथ काम करना चाहिए, एंड यूजर के साथ काम। आपने जो प्रॉमिस किया उसको ऑन करें। लेकिन सीरियसली मैं यंगस्टर्स को भी ये आज बात करना चाहता हूँ कि आप खुल के खेलें। अगले 2 साल में बेतहाशा काम होना है और जितना अच्छा प्ले कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जो रूल ऑफ बिजनेस है उसमें रह के। लेकिन जब आप सोच के चलेंगे ना, अच्छा यार मैं लाख रुपया बचाता है, मैं वेरिफिकेशन ले ली है, मैं NTC ले लिया है, ऐसी तैसी कितने जाएगा। अब सर मेरा बिक जाता है, मुझे लाख रुपया प्रॉफिट आता है, मुझे करोड़ रुपया प्रॉफिट आता है। मेरा लाख रुपया नुकसान होता है, मेरा करोड़ रुपया नुकसान होता है, मैं उस टाइम फ्रेम को ऑन करूंगा। आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इस वक्त DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर हैं और आजकल आप अपनी एसोसिएशन से खफा और दूर दूर नजर आते हैं। ये कोई माल पानी का रौला है या कोई असूली मौक़िफ़ है? बड़ा सोचें, बड़ा कमाएं। हमें खुशी है कि आप माल कमा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मून मलिक, एक्स वाइस प्रेसिडेंट DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन। जिस तरह के आपको मालूम है कि बजट हमारा 2026-27 के माली साल का बजट अनाउंस हो चुका है। तो आज हम इसी बजट के ऊपर बात करने के लिए ब्रेवो स्टेट पे इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि हमारा ताल्लुक रियल स्टेट से ही है तो हम रियल स्टेट के मुतल्लिक़ ही बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी मार्केट का जाना पहचाना नाम, हर दिल अजीज शख्सियत जनाब इमरान फैज़ साहब, CEO ब्रेवो स्टेट और सीनियर नायब सदर हैं हमारी DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, कैसे हैं इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक शेर है कि बैठा रहूं चुपचाप तो गाहक नहीं आते, आवाज़ लगाता हूं तो कीमत नहीं मिलती। अब वो टाइम आ चुका है रियल एस्टेट कम्युनिटी को आवाज़ लगाने का। तो आपके इस प्लेटफॉर्म से हम आवाज़ लगाना चाहते हैं अपने कस्टमर तक कि आएँ आप प्रॉपर्टी ख़रीदें। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है, तो इसी बजट की जानिब हम बढ़ेंगे। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आप इस बजट को किस नज़र से देखते हैं? एक तो सबसे पहले मून मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी रैंडम मुलाकात है और रैंडम मुलाकात में मैंने मून भाई को रिक्वेस्ट की कि हम रियल एस्टेट पे कुछ डिस्कशन करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा इस वक्त बजट आया है और रियल एस्टेट से रिलेटेड तो हम बहुत खुश हैं कि बड़ा ज़बरदस्त बजट है। तो बस बैठे बैठे डिस्कशन हुई और मलिक साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। मेरा ख्याल है हमारी डिस्कशन आई एम श्योर पॉजिटिव रहेगी और हम चीज़ों को अच्छे तरीके से इंशाल्लाह लेके चलेंगे, जो कि दोस्तों को और हमारे क्लाइंट्स को फ़ायदा भी होगा उसका इंशाल्लाह। अब आप बताएं क्या क्वेश्चन? बस ये जो बजट है इसको आप रियल एस्टेट के एज ए रियल एस्टेट एजेंट होने के नाते आप किस अंदाज में, किस नज़र से देख रहे हैं कि ये हमारे फ्यूचर में हमारी रियल एस्टेट को और रियल एस्टेट एजेंट को किस तरह फ़ायदा देगा, उस पर रोशनी डाल? मलिक साहब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो एक मिथ थी ना वो ख़त्म हो गई है कि हमें पिछले कोई 10 साल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब भी कोई टैक्सेशन पे हमारी मुलाकात होती थी, कोई प्रपोजल देते थे, कोई डिस्कशन होती थी कि काम नहीं चल रहा, रियल एस्टेट में आगे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, हम इसको इंडस्ट्री नहीं बना रहे, तो वो जो मिथ है ना वो मैं सीरियसली बताऊं कि इस बजट में ख़त्म हो गई है।
क्योंकि अगर पाकिस्तानी चाहें, अगर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर चाहे, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो हर चीज़ हो सकती है। इस वक्त ना 7E में आई है सामने IMF, ना FED में सामने आई है। अभी इन्होंने रेट्स कम कर दिए हैं, अभी इन्होंने 236C और 236K कम कर दिया है, अभी स्टैम्प ड्यूटी पे डिस्कशन हो रही है। ऑल दो जितनी टैक्सेशन थी वो सारी कम हो गई है। इसका मतलब है कि बस IMF के नाम पे हमें डराया जाता था, और अगर कहीं ना कहीं इन्होंने इन पॉजिटिव वे अगर बात की जाए, उन्हें कन्विंस कर लिया है, इसका मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट ये सोचती है कि वाकई ही हमारी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बड़ा मेजर रोल अदा कर सकती है। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, बहुत अच्छे इंसेंटिव दिए हैं, टैक्सेशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो गई है। और अभी मुझे ऐसे लगता है कि 2026 और 2027 ये 2 साल जो है ये पाकिस्तान में रियल एस्टेट के साल कंसिडर होंगे, और इतना काम का वॉल्यूम होगा, आई एम 100% श्योर कि आई एम श्योर वो दौर आने वाला है जब आपको याद होगा कि एक रेडी वाला भी डीलर था, एक दुकानदार भी डीलर था, कोई जो बिजनेस भी कर रहा था ना वो साथ साथ रियल एस्टेट का काम जरूर करता था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वो दौर आने वाला है। चलें जी, अल्लाह करे आपकी ज़ुबान मुबारक करे। मैं इस पे थोड़ा सा ये आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट ने अपनी सहूलत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को चलाने के लिए ये स्टेप लिया है। उसकी रीज़न ये है कि आप पिछले दौर में चले जाएं, खान साहब के दौर में तो 6,000 अरब रुपए की कलेक्शन थी फ्रॉम रियल एस्टेट, और अभी जो लास्ट अगर 5 साल आप PA साहब की गवर्नमेंट है तो इसमें से 258 अरब रुपए की कलेक्शन है सिर्फ आपके रियल एस्टेट सेक्टर से। तो उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि ये वाहिद ऐसा सेक्टर है हमारा जिसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करते हैं। अब 17,500 अरब का जो बजट इन्होंने पेश किया है और वो इकट्ठे करने हैं, अगर इकट्ठे करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा हमारे रियल एस्टेट सेक्टर से इनको इकट्ठा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी खान साहब के दौर में 6,000 अरब से प्लस ये यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। अच्छा मलिक साहब, इसी में एक और बात ऐड कर दूं, आपको याद होगा आपने पिछली गवर्नमेंट का नाम लिया है। खान साहब के दौर में उस वक्त जो एक सर्वे आया था वो ये था कि आपके पाकिस्तानी बैंक्स में जो फिक्स्ड डिपॉजिट पड़े हुए थे वो 17 ट्रिलियन रुपीस पड़े हुए थे, जिस पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत सारे रिटायर्ड होते हैं या और जो होते हैं। तो 17 जब मार्केट चलनी शुरू हुई तो आपका 60-70% जो अमाउंट थी वो आपकी लोगों ने विड्रॉ कराई, और एट द सेम टाइम वो कंस्ट्रक्शन में आ गए, वो रियल एस्टेट में आ गए, वो इंपोर्ट में आ गए। तो ये ज़्यादा इंपोर्ट भी बड़ा मेजर पोर्शन जो होता है वो आपकी कंस्ट्रक्शन में ही काम आता है। अभी मैं आपको बताऊं जो अभी की फिगर्स हैं वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उस वक्त इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा था। आपको याद है हम 19-20% पे भी गए हुए हैं इंटरेस्ट रेट में, अभी 9 से 10% इंटरेस्ट रेट है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेसेस ना होने के बराबर है और यहाँ पे कारोबार आपके सामने जिस तरह के हो रहे हैं, अभी की फिगर्स ये हैं कि 37 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो बैंक्स में पड़े हुए हैं। उस वक्त है 17, अभी 37 ट्रिलियन रुपीज़ बैंक में है और इंटरेस्ट रेट उससे हाफ है आज। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 17 ट्रिलियन रुपीज़ में से अगर 50 या 60% लोग विड्रॉ करवाते हैं तो आप खुद सोचें कि रियल एस्टेट और कोई बिजनेस ही कोई नहीं है जी। एग्जैक्टली, मैं वही बता रहा हूं, और कोई सेक्टर है ही कोई नहीं जो चल रहा हो। एग्रीकल्चर बिल्कुल टोटली खत्म हो चुकी है, आपकी इंडस्ट्री सारी आपकी बंद पड़ी है और सेक्टर को नहीं, लोगों ने पैसा इजी मनी सिर्फ और सिर्फ रियल जी एस्टेट ऐसे ही है। और अगर ये कंस्ट्रक्शन पे भी कोई बेल आउट पैकेज दे दें तो उस कंस्ट्रक्शन के साथ फिर कम से कम 50 से प्लस जो इंडस्ट्रीज है वो भी चलना शुरू हो गया। मलिक साहब कंस्ट्रक्शन का समझे कि कंस्ट्रक्शन का काम भी साथ शुरू हो गया। देखें जब सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है ना तो फिर बहुत सारे काम खुलते हैं। आप देखें ना, हम अगर DHL लाहौर की बात करें तो छोटी सी इंडस्ट्री है। आप मुझे बताएं कि जब आपके सैकड़ों या हज़ारों डीलर जब पैसा कमाना शुरू करते हैं तो इस एरिया में देखें आपकी फूड चेन्स, वहाँ पर रश नहीं लगता। आपकी जो शूज़ की दुकानें हैं, आपकी जो कपड़ों की दुकानें हैं, हर जगह पर रश लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक आप समझे एक छोटी सी इकॉनमी है हमारी DHA की या लाहौर की छोटी सी इकॉनमी है। अब इसी को ऐसे आप अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में क्या हालात होंगे। तो सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इस वक्त DHL लाहौर लीड करता है। तो अब यहाँ पे जो पिछले हफ्ते 10 दिन से प्राइस अप्रिसिएशन हो रही है, ये आगे आगे पाकिस्तान में काम चलेगा। आगे आगे हम इसको डिस्कशन होगी हमारी कि सबसे पहले DHL लाहौर में काम होगा, उसके बाद देखिएगा कि बाकी DHAs में काम होगा, प्राइवेट सेक्टर में उसके बाद काम होगा, फिर ओपन लैंड में काम होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेजेस हैं कि पूरे पाकिस्तान में मेरे दूसरे सवाल को पहले स्टार्ट करके दूसरा सवाल मेरा आपसे यही मैं पूछना चाह रहा था कि DHL लाहौर पे ये जो इंसेंटिवाइज किया है इन्होंने इतने ज़्यादा रिड्यूस कर दिए। मेरे हिसाब से मुझे आइडिया कि अगर किसी प्लॉट की ट्रांसफ़र फीस 15 लाख रुपए थी
तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट मंथ से वो तकरीबन ऑलमोस्ट 8-9 लाख के राउंड अबाउट जी, वो 5 लाख रुपये हो जाएगी कम से कम इतना। तो ये इतना ज़्यादा बेनिफिट जो नए परचेजर को मिलेगा उसका असर क्या होगा हमारी मार्केट? देखें, मार्केट में फिर वही बात है, मैं रिपीट करूंगा कि जब लोगों को डर ख़त्म हो जाए ना कि मैं चीज़ कोई इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ या मैं कहीं पे पैसा लगाने जा रहा हूँ, तो ये मेरा पैसा, लोगों को शायद प्रॉफिट से ज़्यादा डर ये होता है कि मुझे मेरा पैसा कम ना हो जाए, मुझे नुकसान ना हो जाए। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो बजट है इसे वो एक सेंस ऑफ थ्रेट जो है ना वो तो ख़त्म हो गया, अब नुकसान का डर नहीं है लोगों को। ठीक है, अब बात आ गई प्रॉफिट की, किसी जगह पे थोड़ा प्रॉफिट होगा, किसी जगह पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मुझे लगता है कि DHA लाहौर इज़ द ओनली DHA इन पाकिस्तान कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन फ़िलहाल लाहौर में है। उसकी वजह है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं जो अभी भी अंडर वैल्यू हैं, ऑन ग्राउंड भी अंडर वैल्यू बहुत सारे और ऑफ ग्राउंड भी अंडर वैल्यू। और जो एरिया ऑफ ग्राउंड होता है वो भी आपको पता है कि DHA हमेशा डेवलप कर ही देता है। टाइम फ्रेम लगता है, अगर हम फेज 10 की बात करें तो ज़ाहिर है 8-10 साल हो गए हैं, फाइलें बिक्री हैं। अब उन्होंने इस साल बैलेट भी कर देना है, जब इस साल बैलेट करेंगे तो आपको पता 2027 में उसकी डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। तो ज़ाहिर है उसको 3-4 साल में 5 साल में वो इतना स्टैब्लिश कर देंगे कि चीज़ें और बेहतर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि DHA लाहौर में क्लाइंट सबसे सेफ भी है और एट द सेम टाइम यहाँ पे पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने फाइलों की बात की, फाइलों में क्या प्रेफर करेंगे जो हमारे देखने सुनने वालों को, कि जो बंदा फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसको क्या रिकमेंड करेंगे? फेज 7 की फाइल भी फिर रही हैं, फेज 10 की भी हैं, 9 की भी हैं, आप कौन सा एरिया रिकमेंड करते हैं कि कौन सी फाइल इस टाइम पे हमें बाय करनी चाहिए? मलिक साहब, मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि फाइल DHA की आप कोई भी ले लें, प्राइस एप्रिसिएशन होगी, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि फेज 10 अंडर वैल्यू है। देखें, हम अगर आज की डेट की बात करें, आज गालबन 13 है, ठीक है, 13 जून में इस वक्त 5 मरले की फाइल का रेट है कोई 32-33 लाख रुपये। ठीक है, 10 मरले का रेट को अराउंड 60 है और इस तरह कनाल 6 से 7 लाख रुपए मरला है जी, उस हिसाब से। अब मुझे लगता है कि आपकी जो 30 लाख की फाइल है विद इन 2026 ये डबल हो जाएगी, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, विद इन 20, अब 6 महीने में पाकिस्तान का, ये दुनिया का कौन सा कारोबार जिसमें पैसे डबल होते हैं? मतलब हम कोई भी कारोबार करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार अगर 2-3 साल में हमारे पैसे डबल हो जाए ना तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये सोचते हैं नॉर्मली हम। तो आपके 6 महीने में पैसे, ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको, बड़ी मैं सोच समय की बात कर रहा हूँ। आपका जो कनाल का प्लॉट है ये भी डबल हो जाएगा। अच्छा, और आप, ये क्यों डबल होगा कि ये हमेशा DHA एक दूसरे फेजेस के साथ लिंक कर रहा होता है। 9 प्रिज्म में इस वक्त जो मिनिमम रेंज है वो 2 करोड़ की है और अच्छा प्लॉट 3-3.5 करोड़ का है। ये अगले साल 1.5 साल में इनकी प्राइस भी डबल हो जाएगी। नहीं, इसमें आप ये बताएं कि अब एक चीज़ है जस्टिफाइड वैल्यू भी होती है, एक चीज़ होती है कि एक जगह पे कस्टमर आ गया वो रेट ऊपर ले गया, ये तो होगी एक मोनोपोली या आप कह ले सट्टा है। एक चीज़ जस्टिफाइड है, 3.5 करोड़ रुपए का प्लॉट आज भी फेज 7 में ऑन ग्राउंड घरों के झुरमुट में आपको प्लॉट मिलता है, जहाँ पे तमाम तरह की, हर तरह की अमेनिटीज अवेलेबल है। वहाँ अभी पोजीशन दिया है, मस्जिद बन रही है, पार्क बन रहे हैं, वहाँ कमर्शियल बन रहा है, ये बनना है, जहाँ पे मौजूद है वहाँ भी 3.5 करोड़ का, तो कौन जाएगा 9 प्रिज्म में 3.5-4 करोड़ का प्लॉट? जब आप एक बड़े फेज को डिस्कस करते हैं, एट द सेम टाइम जब आप एस्टैब्लिश एरिया को डिस्कस करते हैं, हमेशा एस्टैब्लिश एरिया जो होता है ना उसकी ग्रोथ स्लो होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, फेज 6 ने भी बढ़ना है, लेकिन फेज 6 की ग्रोथ वो नहीं होगी जो फेज 9 की होगी या फेज 10 की होगी। फेज मतलब ये 3.5 वाला आप कह रहे हैं, ये 3.5 वाला किसी ना किसी नुक्कड़ में होगा, किसी ना किसी गांव के करीब होगा, किसी ना किसी फेसिंग ग्रेवयार्ड होगा, फेसिंग कमर्शियल, इस तरह की लोकेशन होगी ना। अच्छा प्लॉट तो वहाँ पे भी 6 करोड़ का 7 करोड़ का है, हमें 3 करोड़ का वहाँ पे टॉप लोकेशन मिल रही है 9 प्रिज्म में। तो जो इस वक्त टॉप लोकेशन होगी, जब 6 का 7 करोड़ का प्लॉट है, 7 करोड़ का प्लॉट आप लगा लें, अगले 2 साल में 10 करोड़ का हो जाएगा। तो ये 10 करोड़ का होगा ना, वो बड़ी आसानी से 3 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 6 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि आगे सारी ग्रोथ ही वहाँ पे है। वहाँ पे इस वक्त आपका जेन्युइन क्लाइंट एंगेज होगा, वहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एंगेज होगा, वहाँ पे भी आपका बिल्डर एंगेज होगा, वहाँ पे आपका ओवरसीज एंगेज होगा। और अभी वो लोग तो उसको खैर काला धन कहते हैं, लेकिन मैं उसको अनडॉक्यूमेंटेड मनी कहता हूँ कि आपकी सारी जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी है वो भी सारी उधर ही डंप होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एरियाज में ही डंप होती होती, कभी भी इस्टेब्लिश एरिया में नहीं डंप होती। चलिए हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम शॉर्ट करें। हमारे यंगस्टर जो है, हमारी DHA रियल एस्टेट कम्युनिटी के जो यंगस्टर हैं, वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत काम कर रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे? वो काम तो हमसे ज़्यादा शार्प है, हम आए थे जब हमने अपने वो जो पुराने थे हमने उनको स्किप कर दिया था, इन्होंने ऑलमोस्ट हमें स्किप कर दिया है।
कि हम निकल गए इस उस दौर से जो दौर ये हमारे यंगस्टर लगा रहे हैं, इनके लिए क्या मशवरा है आपका? माशाल्लाह 22-23 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे नौजवानों को क्या आप मैसेज देंगे? मलिक साहब, नहीं, आपका दौर स्किप नहीं हुआ, अभी भी यू आर स्टिल यंग और आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन यंगस्टर के लिए देखें, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी दौड़ हमसे ज़्यादा हो सकती है, पेस हमसे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि आप ज़रा चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देखते हैं कि यार कोई खुदा न खास्ता मिसकमिटमेंट ना हो जाए। आप जिस क्लाइंट को डील कर रहे हैं, हो सकता है 15 साल पहले किसी और तरीके से डील कर रहे हो, अब या बड़े मेच्योर तरीके से उसको डील कर रहे होते हैं। तो यंगस्टर्स में ज़्यादा तेज़ी होती है, वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे होते। पिछले दिनों आपको पता है हमारी मार्केट में ये बहस भी बढ़ी रही है कि बयाना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, टोकन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पार्टीज के साथ काम करना चाहिए, एंड यूजर के साथ काम। मैं आपको बताऊं, देखें, लाइफ में मेरा तो सारी उम्र ये रहा है कि मैंने हमेशा रिस्क लेके काम किया। अच्छा, रिस्क लेने में मैं आपको बताऊं, आपकी इज्जत नफ्स नहीं जानी चाहिए, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी उधर ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। आप कोई क्लाइंट से प्रॉमिस करें, किसी मार्केट में किसी दोस्त से प्रॉमिस करें, उसको आपको हर सूरत में, लेकिन रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, उसको आप नाम कोई भी दे दें, आप उसको बयाने का नाम दें, आप टोकन का दें, नाम दें, क्लाइंट का नाम दें। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं अभी ऑफ द कैमरा भी आपसे जो एक बात कर रहा था, वो एक इंडियन बिजनेसमैन है जो एक बात करता होता है कि आप पहाड़ पे बाल फेंकें और अगर टूटा तो पत्थर, आया तो पत्थर, टूटा तो बाल। इसका मतलब ये है कि आप बड़ी थोड़ी अमाउंट के साथ आप बड़ा प्ले करें, तो फिर आप चीज़ों को देखें, मल्टीप्लाई भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक जो रूल ऑफ बिजनेस होता है ना, उसको डैमेज नहीं कभी भी करना चाहिए। मैं अगर आपसे कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ना मलिक साहब, तो अगर मैं टाइमली चीज़ों को, अपनी कमिटमेंट्स को ऑन नहीं करूँगा, तो दोबारा आप मुझे अवॉइड करेंगे, आप मुझे डील नहीं देंगे, क्योंकि आपका क्लाइंट ख़राब होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी कमिटमेंट को फॉलो करें, आपने जो प्रॉमिस किया उसको ऑन करें। लेकिन सीरियसली मैं यंगस्टर्स को भी ये आज बात करना चाहता हूँ कि आप खुल के खेलें। अगले 2 साल में बेतहाशा काम होना है और जितना अच्छा प्ले कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जो रूल ऑफ बिजनेस है उसमें रह के, एथिक्स में रह के, अपने क्लाइंट को डॉज किए बगैर। और मैं आपको बताऊं एक चीज़ जो मैं अक्सर बात भी करता होता हूं कि नीयत बड़ा मेजर रोल आपका अदा करती है। जब आपकी नीयत हो ना कि आपने किसी को डॉज नहीं करना, किसी को डैमेज नहीं करना, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते वैसे ही खोल देता है। लेकिन जब आप सोच के चलेंगे ना, अच्छा यार मैं लाख रुपया फंसाता है, मैं वेरिफिकेशन ले ली है, मैं एनडीसी ले लिया है, ऐसी दी तैसी है, कितने जाएगा, फिर आप नहीं चल पाते। काम एथिक्स के साथ करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस भी नहीं है। जब आप ये चीट करने की, अब कुछ दोस्त हमारे जरा शायद उनके पास वो अल्फाज नहीं होते बताने के लिए, वो कह रहे होते हैं जी बयाना तो बचिया जाए, फ्रॉड तो बचे। ये बात, कोई भी फ्रॉड नहीं होता। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई 50% पेमेंट देके भी आपको खराब कर रहा है, तो फ्रॉड तो वो भी है ना। एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है और आपको 2.5 करोड़ इज अ वेरी गुड अमाउंट ना। तो अगर वो 2.5 करोड़ देके भी अगर आपसे वो, उसकी नीयत ये है कि मैंने अभी 6 महीने पेमेंट नहीं करनी, तो उसका मतलब वो भी चीट कर रहा है। और एक बंदा अगर आपको 5 लाख रुपया दे के आपसे अपनी पूरी कमिटमेंट्स को ऑन कर रहा है, तो ठीक है ना यार, ये बिजनेस है। बिल्कुल। तो ये है कि बिजनेस आप करें, किसी को चीट ना करें, झूठ ना बोलें, आप प्रॉपर चीज़ें लेके चलें, यकीन करें। अच्छा, मैं मलिक साहब इसमें और बात इसमें ऐड कर दूं, शायद हम भी ऐसे करते रहे, ऐसे 15 साल पहले, 20 साल पहले डर होता था, एक क्लाइंट के सामने खुल के उस तरीके से बात नहीं कर रहे होते थे कि सर पार्टी डायरेक्ट है, सर बहुत टाइम में हो जाएगा, सर कर टोक नहीं रहे होते थे। लेकिन ये, अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने सीखा है, शायद हमें उस्तादों ने प्रॉपर गाइड कर दिया चीज़ें। लिटरली मैं आपको बताऊँ, अभी भी शायद मैं आज भी एक प्लॉट लेके आया हूँ, मैंने कहा सर ये प्लॉट है आपका 2 करोड़ 40 लाख का प्लॉट मेरा आपका ओके हो गया, ठीक है, ये 30 लाख रुपया है, फलानी डेट को सर आप आएँ, आपको ट्रांसफर हो जाएगा। इमरान फैज के नाम ट्रांसफर होता है, एक्स के नाम ट्रांसफर होता है, वाई के नाम ट्रांसफर होता है, जेड के नाम। आपको कुछ इतराज है सर, मुझे अभी बता दें आप। बिल्कुल ठीक है ना सर, एग्रीमेंट में ये मेंशन है, चीजें जस्टिफाई होगी ना सर, चीजें जस्टिफाई हो गई हैं। अब सर मेरा बिक जाता है, मुझे लाख रुपया प्रॉफिट आता है, मुझे करोड़ रुपया प्रॉफिट आता है, मेरा लाख रुपया नुकसान होता है, मेरा करोड़ रुपया नुकसान होता है, मैं उस टाइम फ्रेम को ऑन करूंगा, दैट्स इट सर। अब उसके बाद आप उसको जो भी नाम दे दें, मेरा ख्याल है कि ये कारोबारी बात ठीक है। मैं अगले बंदे को बता के उसको नॉलेज में लेके उसके सारी वो ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब उसको अगर उसने ना, अच्छा कुछ लोग इस तरह के होते हैं, हमने पिछले दिनों मीटिंग की, उसने कहा जी पहले आईडी कार्ड चाहिए। मैंने कहा यार पहले आईडी कार्ड उस बंदे के पास नहीं था, वो जिसको मैं डील करवा था, उसने कहा भाईजान थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। उन्होंने कहा मैंने डील नहीं करनी, तो फेयर इनफ, ठीक है। उसने स्टार्टअप पे डील के स्टार्ट पे आपने डिसाइड कर लिया, होती नहीं होती मगर चीजें वहीं पे। अभी आपके सामने हमने ओवरसीज जो डील ली है हम दोनों भाइयों ने, तो वो जो डील ली है तो हमने आईडी कार्ड दे दिया ना उनको, हमारे पास कस्टमर है, हमने आईडी कार्ड दे दिया, अल्लाह खैर चला। तो ये देखें, ये रूल्स ऑफ बिजनेस से बेहतर क्रेडिबिलिटी अगर आपकी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो सर काम नहीं खत्म होता।
लेकिन अगर कोई बंदा डील आपको देते हुए सोचता है ना, तो आप जितने मर्जी पैसे कमा लिए, मैं कहता हूं आपने कुछ नहीं कमाया। व्हेन यू लूज कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। एग्जैक्टली, फिर आपने कुछ नहीं कमाया। कमा के इस दुनिया से सिर्फ एक कैरेक्टर ही जाते हैं। और Exactly. मैं यंगस्टर से कहूंगा कैरेक्टर कमाएं, आप पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और ब्रॉडर स्केल पे सोचे, बड़ी सोच, अल्लाह पाक ने कुरान में भी कहा है कि अपना सोच को जितना वसी करोगे अल्लाह पाक आपकी सोच के मुताबिक फैसले करेगा। बड़ा सोचें, बड़ा कमाएं, हमें खुशी है कि आप माल कमा रहे हैं। Absolutely. और अब आखिरी सवाल, ये थोड़ा सा आपने इसका वाज़ेह जवाब भी देना है। आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इस वक्त DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर हैं और आजकल आप अपनी एसोसिएशन से खफा और दूर दूर नज़र आते हैं। ये कोई माल पानी का रौला है या कोई असूली मौक़िफ़ है? नहीं, कोई दूर नहीं नजर आते। नहीं, हमने आपको देखा है कि आप बैकफुट पे हैं और ज़ीशान भट्ट साहब आपके सदर, अक्सर ही हमें अकेले नज़र आते हैं, तो आप भी उस एसोसिएशन का पार्ट हैं। अच्छा, तो नहीं, ये खुली बात बता दें, या तो को माल पानी का तो ऐसा रौला मुझे नज़र आता नहीं है। भट्ट साहब भी अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, मगर अपने बिजनेस में, अपनी सीट में बड़ा एक्टिव आदमी है। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको जवाब मैं जवाब देता हूँ। आपने एक सवाल पूछा, मैं वी आर वन एसोसिएशन। हम जब भी हमारी एसोसिएशन की मीटिंग होती है ना, तो मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ कि हम 11 के 11 बंदे, हर बंदे की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वी आर लाइक फैमिली। हम जीत के आए हुए हैं, हमने सर्व करना है और हम एक यूनिट बन के ही सर्व करते हैं। कोई बात हो सकता है कि भट्ट साहब की मुझे पसंद ना आए, कोई हो सकता है हम में से किसी की बात भट्ट साहब को पसंद ना आए, लेकिन एंड ऑफ द डे ही इज़ आवर प्रेसिडेंट। और मैं आपको हम परसों भी इकट्ठे थे DHA में। हम उससे 4 दिन पहले भी DHA में इकट्ठे थे, तो ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल इकट्ठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक टीम बन के एफर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम DHA में मैं होता हूँ। शेख आसिफ साहब बहुत टाइम देते हैं DHA में, फ्रैंकली मैं आपको ऑन एयर बताता हूँ, बहुत टाइम देते हैं। और शायद अगर शेख आसिफ साहब के बाद चले मैं कर लेता हूँ, हालांकि मैं भी बहुत टाइम देता हूँ, लेकिन शेख आसिफ साहब के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा टाइम देता है DHA में, तो वो टाइम मैं देता हूँ। बड़ी बात है, आपकी मेहरबानी, आपने ये। और मैं थोड़ी सी इसमें, अगर आप मुझे मौका दें, मेरा ख्याल था क्वेश्चन आप एसोसिएशन की कारकर्दगी ये पूछेंगे, तो वो आपने नहीं पूछा। वो मैं आपको खुद से थोड़ा सा नहीं, मैं खुद से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी। अच्छा, इसमें इश्यूज भी आ रहे हैं, मेरा ख्याल था आप इश्यूज डिस्कस करेंगे। इश्यूज आ रहे हैं जब भी मलिक साहब काम का वॉल्यूम बहुत बढ़ता है ना, मतलब आपकी अगर स्लो मार्केट में 5 डीलें हो रही हैं, तो हो सकता है आज आपकी 20 डीलें महीने में हो रही हो ना, तो जब आपके बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी तो इश्यूज भी बढ़ते हैं। इसी तरह DHA के मामला भी हैं। DHA 2025 के एंड तक बड़ा स्मूथ चल रहा था, ठीक है। NDC के पेपर भी टाइमली मिल रहे थे, ट्रांसफ़र भी टाइमली हो रही थी। ये पिछले 7-8 महीने से लास्ट अक्टूबर नवंबर से ऑनवर्ड 2-3 डिपार्टमेंट्स ऐड हो गए। वो बड़े घर से कोई कॉल आ गई, कोई इश्यूज़ आ गए, उसमें आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऐड हो गया, उसमें आपका लीगल डिपार्टमेंट ऐड हो गया, उसमें आपका लैंड डिपार्टमेंट ऐड हो गया, तो जिसकी वजह से चीज़ें डिले होना शुरू हो गई। अभी उस चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है और इंशाल्लाह विद इन डेज चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। उनकी जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है, सीरियसली हमारी ऑन डेली बेसिस, क्योंकि मैनेजमेंट से बात होती है, उनकी जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है, अच्छा वो हमारे लिए भी हो सकता है आसानी कर रहे हो, लेकिन एक स्टेप के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि हमारे डीलर भाई कहते हैं कि नहीं DHA हमें ऑन नहीं करता या उस तरीके से हम फेवर नहीं था। एक स्टेप के लिए अगर हम एक स्टेप पीछे भी हो जाए ना, तो DHA को अपने मेंबर की तो फिक्र है ना, कस्टमर है, अपने बायर की और सेलर की तो फिक्र है ना। इस वक्त उनकी सबसे टॉप प्रायोरिटी और 1 पॉइंट जब पूरे DHA में सीरियसली वो डेली बेसिस मीटिंग हो रही, वो ये है कि टाइमली ड्यूज देना, टाइमली वेरिफिकेशन देना, टाइमली NDC क्लियर कर देना, कि हम जो डेट दे रहे हैं ना, वैसे मैं सिर्फ उसको ऑन करें। मादरत के साथ आप पिछले ऑफिस चले जाए, वाई ब्लॉक वाले ऑफिस में, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब मैनुअल चीजें होती थी तो इससे ज्यादा रैपिडली दो दिन होती थी और मैं बता रहा हूं आप NDC क्लियर करवा के मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसफर करवा लेते थे। कुछ महीने पहले तक सेम सिनेरियो था, लेकिन अब क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया, डिपार्टमेंट बड़े ऐड हो गए, चीजें चले हो गई हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अब उनका फोकस सिर्फ एक ही है, वो ये है कि हम अपने टाइम पे चीजों को डिलीवर कर दें। वो 2 दिन है या 15 दिन है, वो कह रहे हैं हमने जो डेट दी हुई ना, सिर्फ हम उसको ऑन करें। नंबर 1। नंबर 2, सीरियसली मैं आपको बताऊं, एज एसोसिएशन कुछ लोग, वी आर द ओनली एसोसिएशन कि जो हर वक्त DHA में नजर आते हैं। काम हो सकता है कुछ दोस्तों के होते हो, काम हो सकता है कुछ दोस्तों के ना होते हो, ठीक है, लेकिन मैं एक कॉल पे अवेलेबल होता हूँ। वो मुझे सुबह 9 बजे कॉल करे, वो मुझे कोई DHA ऑफिस के वर्किंग टाइम में कॉल करे, या मुझे बाद में कॉल करे। वो तो एक परसेप्शन है ना कि जिसने अगला इलेक्शन लड़ना है, किसी ने सदर का लड़ना है,
किसी ने जनरल सेक्रेटरी का लड़ना है या किसी ने और अपग्रेड होना है, तो वो अपना टाइम दे रहा है। अच्छा, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन हाँ। मैं आपको सीरियसली बताऊं कि मैं अक्सर दोस्तों भी कहता होता हूं कि ओहदा हमेशा आपको, ज़ाहिर है दोस्तों वोट देते हैं, उनकी मेहरबानी है, लेकिन ओहदा अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी होती है आपकी। मैं पहले दिन से अपने आप से ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं उस जिम्मेदारी को ऑन करूं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मुझे ना किसी एक दोस्त ने बताया कि जो डीएच कराची की एसोसिएशन है ना, जब किसी डीलर का कोई कमीशन का इशू या कोई हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो अगले क्लाइंट दे ना दरवाजे के बाहर मंजी डाल लेते हैं कि पाए ना डीलर की कमीशन है। ठीक है। यकीन करें, अब ये दोस्त आई एम श्योर अगर कोई ये देखेंगे वीडियो तो शायद वो नीचे कोई कमेंट में भी कह दें, वो मैं दोस्तों की कमीशन के लिए लोगों के घरों में भी गया हूँ। मैंने वहाँ पे, एक तो हमारी आर्बिट्रेशन तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन विद इन डीएचए प्रेमिसेस मैंने लोगों के शायद 10, 20, 50 या सैकड़ों मसले मसाइल हल करवाए हों और ऑन स्पॉट करवाए हों। लोगों की हम पैसों की रिकवरी करवाई हुई हैं, उधर ही उनका पैचअप करवाया हुआ। किसी की अच्छा इश्यूज भी बड़े पैटी इश्यूज होते हैं, किसी का एनडीसी क्लियर होने वाला, किसी की ट्रांसफर फीस डी हो गई है, किसी की ट्रांसफर वैसे लेट हो रही है, तो वो ऑन स्पॉट ही अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके किसी को रिक्वेस्ट करके कोई ना काम हो जाता है। मैं पर्सनली इंगेज हो गए, यकीन करें, लोगों के जो है ना, मतलब एक इसलिए मुझे याद है कि 2-3 केसेस में मैं, एक बिल्डर था, 1-2 और थे, तो मैं उनके घर चला गया, मैंने जाके आके दी ऐसे कह दी ਤੁਸੀਂ कौन जी, ਤੁਸੀਂ बदमाश जी। मैं कहने जी मैं एसोसिएशन का छोटा जितना जब मेंबर है, तो आपकी मेहरबानी है। नहीं ठीक है, ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके सर पे अल्लाह ने ये ताज और पगड़ी सजाई है, तो ये मैं आपको खुदा ना खास्ता प्राउडली मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं उनके साथ गया हूँ, कुछ लोगों ने मेरी बात सुनी होगी, कुछ लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं कम से कम उस बंदे के साथ जाके, मैंने डीएचए में भी हमेशा नॉक किया और किसी इंडिविजुअल के साथ भी जाना पड़ा है, तो मैं नॉक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एफर्ट अभी भी कर रहे हैं, हम एंड तक एफर्ट करेंगे। और जो आपका बेसिक क्वेश्चन था उसमें कोई सच्चाई नहीं है। चले, और आखिर में एक सवाल आपसे जाते जाते एकदम मेरे माइंड में आ गया कि गवर्नमेंट हमेशा जब भी रिलीफ देती है तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, शिकंजा भी टाइट कर देती है, तो लोग थोड़े से खाइफ भी हैं, क्योंकि खौफ तो हर जगह पे हर टाइम पे पाकिस्तानियों के दिल में मौजूद रहता है, क्योंकि साहब बड़े लोग हैं। और ये वो हम माशाल्लाह उस मुल्क के बाशिंदे हैं कि बंदा रात को करोड़पति सोता है और सुबह रोडपति होता है। वो शेर भी एक याद आ कि सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। तो ये खौफ की फ़ज़ा के बारे में आप एफबीआर गवर्नमेंट को क्या कहेंगे कि इनको माहौल भी अच्छा देना चाहिए ताकि लोग बिला खौफ व ख़तर अपना सरमाया इधर इन्वेस्ट करें, ताकि हमारी रियल एस्टेट सेक्टर चल पड़ा है, आगे बाकी इंडस्ट्री भी चले। मलिक साहब, इसमें इस वक्त तो गवर्नमेंट और एफबीआर बहुत क्लियर है कि वो शिकंजा टाइट नहीं करने जा रही। जब इंसान एक एंड पे आपको बहुत फैसिलिटेट कर रहा होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे एंड से आपको रोकेगा नहीं ट्रांजेक्शन करने से ना। जब वो आपको खुला छूट दे रहे हैं कि आप ट्रांजेक्शन करें, तो फिर वो क्यों आपको रोकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं ज़ाती तौर पर इस बात पर कन्विंस हूँ कि देखें, हर मुल्क के शहरी को टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, जो जनरल बनता है। आप जब कमा रहे होते हैं तो आप तो नॉन फाइलर, मुझे ज़्यादा तौर पे लगा था नॉन फाइलर को 2% और भी बढ़ा देंगे ना, जो कि बढ़ाना चाहिए। एक बंदा अगर करोड़ों या अरबों रुपए का मालिक है और अगर वो फाइलर भी नहीं है, तो फिर मलिक साहब फिर हमारा मुल्क फिर ठीक है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री अगर हम हैं तो बहुत सारी रीजन है ना। बिल्कुल रीजन है, ठीक है। तो ये हमें टैक्स देना चाहिए, कोई शिकंजा टाइट नहीं हो रहा, चीज़ें बड़ी फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, कोई पूछगछ नहीं हो रही, आप खुल के बाइंग करें। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, अगर आप 25 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए टैक्स जा रहा है तो फिर है ना, अगर 4 लाख रुपए टैक्स जा रहा है तो ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप बिजनेस करें और विद इन रूल्स करें, तो चीज़ें आगे बेहतर हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इमरान साहब, आपकी नवाजिश, आपने यहाँ मौजू किया और हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम पे नए टॉपिक के साथ। बस सलाम। जज़ाकल्लाह।